हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया थे कि डिटेल वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी का रिक्वेस्ट आया था। उसमें से एक कंपनी है पनामा पेट्रो, जिसका वीडियो मैं अभी डिटेल में आपका बनाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पनामा पेट्रो का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विद इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, इसका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, और ये इन्फॉर्मेशन पाने के बाद आपको पनामा पेट्रो का हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप डिसीजन ले सकते हैं बाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियोस हैं सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पनामा पेट्रो का डिटेल एनालिसिस। दोस्तों, ये कंपनी एक भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो 1982 मार्च से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरुआत हुई थी। 1993 6 दिसंबर को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये 1993 को ये चेंज हुआ है। ये कंपनी पेट्रोलियम से जुड़े कई उत्पाद बनाती है और निर्यात करती है। इसका डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी ये करती है। दोस्तों, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इसका। इन उत्पादों का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे कि कपड़ा, रबर, फार्मास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली, केबल और अन्य औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी ये यूज होता है। दोस्तों, कंपनी के कुछ उत्पादों में पेट्रोलियम जेली, लिक्विड पैराफिन, ट्रांसफार्मर ऑयल और रबर प्रोसेसिंग ऑयल शामिल हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और सेल और एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, पनामा पेट्रोलियम के उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात भी किए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट में ये सारे देश में ये एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, तो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया इसका, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी मैंने आप लोगों को बताया। ये कंपनी का पनामा पेट्रो का एक सब्सिडियरी कंपनी भी है जिसको हम लोग पैनोल बोलते हैं, PANOL, और ये UAE में बेस्ड है। और ये जो सब्सिडियरी है इसमें कंपनी का 100% स्टेक है। 100% ये सब्सिडियरी है कंपनी का, जो PANOL पैनोल नाम से UAE में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा सिनॉप्सिस कंपनी का। कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, वो है श्री अमीराली ई रेयानी हैं। ये कंपनी के चेयरमैन हैं। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, ये 4 जगह पे 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक है अखिलेश्वर गुजरात में, दूसरा जो है वो है दमन में है, दमन जो यूनियन टेरिटरी है। तीसरा है गुजरात स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दहेज, जो दहेज करके एक जगह है, वहाँ पे इसका 3rd प्लांट है। और चौथा इसका प्लांट है तलोजा में, जो कि राजगढ़ में है, राजगढ़ ज़िले में। तो दोस्तों, ये था कंपनी का थोड़ा सा सिनॉप्सिस, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, और इसका जो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर किया। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये कंपनी करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कहाँ एक्सपोर्ट करती है और कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हुआ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। कंपनी में जो DII का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, DII FII पब्लिक और प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें दोस्तों DII का इन्वेस्टमेंट एकदम कम है, 0.06% है। FII वालों का 14.71% है, जिसमें 14.71% पहले ये थोड़ा ज़्यादा था। सितंबर 2024 में FII वाले ने अपना स्टेक को कम किया है। इसमें 14.88% पहले था और अभी है 14.71%। और पहले FII का नंबर था 49 और अभी वो घट के 45 हुआ है। तो दोस्तों, FII वालों का जो एक रुझान है थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है ये कंपनी में। हो सकता है कितने FII वाले नीड के हिसाब से भी फंड को करते हैं। ज़्यादा गिरावट तो नहीं आया है, 14.88% से 14.71 है, तो ये नॉर्मल गिरावट है। इसको कोई मटेरियल इफेक्ट इसका नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पब्लिक का इसमें पार्टिसिपेशन है 23.28%। प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा हिस्सा है 61.94%, जो कि प्रमोटर्स का हिस्सेदारी ये सितंबर 2024 में क्वार्टर में चेंज नहीं हुआ है।
तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है कंपनी का। इसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन भी है, प्रोमोटर्स का भी काफ़ी अच्छा हिस्सेदारी है, पब्लिक का भी है 23.28%। तो एक अच्छा मिक्सचर दिख रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर में। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन। कंपनी ने क्या क्या, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब होता है दोस्तों, कभी भी कंपनी स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। तो नवंबर 2024 को इसने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था ₹2 पर शेयर का। बोनस इसने 2017 अक्टूबर 3 के बाद कोई भी बोनस इसने इश्यू नहीं किया है। बोनस था 1:2 का 2017 में, उसके बाद कोई भी बोनस इश्यू कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। कंपनी ने अपना शेयर को स्प्लिट किया था, ₹10 फेस वैल्यू को ₹2 बनाया था 2014 सितंबर 19 को। उसके बाद से कोई भी स्प्लिट नहीं है। तो डिविडेंड अभी अभी इसने डिक्लेयर किया है और बाकी चीज़ें जो है वो बहुत पुराने हैं, अभी तक कोई कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, थोड़ा मैंने कोशिश किया पनामा पेट्रो का थोड़ा हिस्ट्री, उसके बाद कंपनी का चेयरमैन कौन है, कंपनी क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन कौन से देश में एक्सपोर्ट करती है, और ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गया दोस्तों। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी क्लियर हो गया। इसमें एफआईआई वालों ने थोड़ा कम किया है अपना स्टेक सितंबर क्वार्टर में, ये भी हम लोग को पता लग गया। और कॉर्पोरेट एक्शन भी हम लोग को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला है दोस्तों। तो ये था थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस कंपनी का। अब आते हैं दोस्तों मेन पिक्चर में, जो कि कंपनी का फाइनेंशियल पिक्चर है। और फाइनेंशियल पिक्चर क्या बयां करती है, आइए जानते हैं, जिसके बाद हम लोग को क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि पनामा पेट्रो का स्थिति क्या है और आने वाली स्थिति क्या हो सकता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल पिक्चर जानने से पहले इसका कुछ हम लोग डाटा देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका है 2473 करोड़ का, उतना ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है इसका। नंबर 2 में है पीई रेशियो, इसका जो पीई रेशियो है 12.58 है। तो अभी वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता स्टॉक है। सेक्टर का जो पीई है 21.85 है, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो जनरली 10 से 20 के अंदर अंदर का जो पीई होता है उसको कंफर्टेबल माना जाता है, सस्ता ही माना जाता है। तीसरा है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, इसका बुक वैल्यू 182.29 है और ये अभी 2.25 गुना, मतलब कि 2.25 2.25 गुना ज़्यादा है। मार्केट प्राइस लगभग 400 समथिंग इसका मार्केट प्राइस है। तो इसके हिसाब से दोस्तों ये जो पीबी रेशियो है ये अभी कंफर्टेबल जोन में है। पीबी रेशियो भी ज़्यादा टाइम ऊपर नहीं है, तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में है पीबी रेशियो भी। तो अभी तक मार्केट कैप, पी रेशियो और पीबी रेशियो ठीक ठाक ही लग रहा है कंपनी का। अब आइए जानते हैं जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, जून 2024 के कंपैरिजन में सितंबर 2024 में क्या स्थिति रहा कंपनी का, वो हम लोग जान लेते हैं। तो सेल्स कंपनी का जो बिक्री है, जो सेल्स है वो जून क्वार्टर में 670 करोड़ का था और सितंबर में वो बढ़ के 698 करोड़ का हो गया है दोस्तों। तो सेल्स में वृद्धि हुआ है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन है कंपनी का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये जून क्वार्टर में था 65 करोड़ का और अभी है 58 करोड़ का। तो ईबीआईटी में थोड़ा कमी आया है, ये हो सकता है एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण से हो। और नेट प्रॉफिट इसका जो है 50 करोड़ का था जून क्वार्टर में और अभी सितंबर क्वार्टर में ये हुआ है 44 करोड़ का दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट आया है। तो इसको कंपनी को ज़्यादा तो गिरावट नहीं आया है, 6 करोड़ का है 50 करोड़ में। तो इसको कंपनी आने वाले दिन में मेंटेन कर सकता है, जिस हिसाब का इसका प्रोडक्ट है और जिस हिसाब का इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस है और नेशनल प्रेजेंस है दोस्तों। तो ये था, थोड़ा कंफर्टेबल ही लग रहा है कंपनी का पोजीशन, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मॉडरेट स्थिति में है कंपनी अभी तक देखने पर यह लग रहा है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये तीनों एक्टिविटीज़ से ये हम लोग क्लॉप करते हैं। तो मार्च में, अब आते हैं हम लोग दोस्तों एनुअल कंपैरिजन में, मार्च 2023 में क्या स्थिति था कंपनी का डाटा के हिसाब से और मार्च 2024 में क्या स्थिति है। तो नेट कैश फ्लो दोस्तों मार्च 2023 में 34 करोड़ का था और अभी ये मार्च 2024 में है -1 करोड़ का। तो नेट कैश फ्लो बहुत गिरा हुआ है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को। ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रही है पनामा पेट्रो का। नेट कैश फ्लो माइनस में होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि नेट कैश फ्लो माइनस में होता है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी मिस कर जाती है। कैश रिजर्व अच्छा और पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का मार्च में 2023 में था 14.03%, जो घटा हुआ है 11.39% है।
ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट ईयर था 13.61% और अभी है 10.97%। इसमें भी गिरावट आया है, जिसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.36% से वो भी गिर के 8.28% हुआ है। ज़्यादा तो गिरावट नहीं है दोस्तों, मगर गिरावट ही होता है, इसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो शेयर होल्डर को जाने वाला रिटर्न है, वो लास्ट ईयर था 24.46% और अभी ये 17.69%। इसमें भी गिरावट आया है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 31.78% और अभी ये 13.84%। तो इसमें भी गिरावट आया है, इसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को। करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, जो कि 2 से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाता है। लिक्विडिटी ब्लॉक होने के बाद उसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव पड़ता है दोस्तों। तो करंट रेशियो इसका लास्ट ईयर था 3.56 और अभी बढ़ के हो गया है 3.81, जो कि अच्छा संकेत नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि डेटर्स इन्वेंट्री में पैसा ज़्यादा ब्लॉक होता है तो करंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण से 2:1 का जो लेवल है उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाता है। तो लिक्विडिटी ब्लॉक होने के कारण से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव असर पड़ता है दोस्तों। क्विक रेशियो दूसरा रेशियो है, जो लास्ट ईयर था 2.37% और अभी ये घटा हुआ है 2.13%। ये थोड़ा कंफर्टेबल नज़र आ रहा है, क्योंकि क्विक रेशियो, मैंने करंट रेशियो और क्विक रेशियो का भी वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं। क्विक रेशियो, जब करंट रेशियो में जो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लिएबिलिटीज होता है, करंट एसेट्स में जब इन्वेंट्री और डेटर्स आप माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग फिगर होता है क्विक एसेट का। तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज का क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज, और क्विक एसेट इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस डेटर्स। तो ये वैल्यू हम लोग लेते हैं क्विक एसेट्स का। तो क्विक रेशियो जो होता है कंपनी का, वो 1:1 को कंफर्टेबल माना जाता है, जबकि ये है 2.13, मगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गिरा हुआ है, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आना चाह रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। मगर बाकी जो रेशियोज है वो डिग्रेडेशन फेज में, उसको कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हम लोग ने नेट कैश फ्लो से लेके जब तक करंट रेशियो तक देखा, ये सारे डिग्रेडेशन फेज में है, डिक्लाइनिंग फेज में है। इसको कंपनी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, कंपनी को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी का सबसे अच्छा मुझे चीज़ जो लगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, FII पार्टिसिपेशन है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं। इंटरनेशनल कवरेज भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में सप्लाई कर रही है, तो काफ़ी अच्छा है। वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी अच्छा रहता है और गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा साउंड प्रोफेशनल गवर्नमेंट रहते हैं। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट कंपनी का लास्ट ईयर 0.00, अभी डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.02, मतलब कि कंपनी के पास डेप्ट नहीं है। तो डेप्ट नहीं रहना भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो इस तरह से कंपनी अपना पैसे से आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यानी EBIT जो कंपनी का है वो इंटरेस्ट कवर कर सकती है नहीं कर सकती है, जितना टाइम्स ज़्यादा होता है वो अच्छा होता है। लास्ट ईयर ये था 27.27 टाइम्स और अभी ये घट के हो गया है 14.95 टाइम्स। तो ये घटा हुआ है, घटना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी 14 से 15 गुना है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा पोजीशन में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लग रहा है दोस्तों। असेट टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना असेट का यूटिलाइजेशन अच्छा माना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, मतलब टोटल एसेट्स ने सेल्स को कितना बार सेल्स में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, तो ये होता है एसेट टर्नओवर रेशियो का। ये दिखाता है कि असेट यूटिलाइजेशन अच्छा कंपनी अच्छी तरह से कर रहा है नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर ये था 1.49 और अभी ये 1.78, तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मगर ये भी काफ़ी कम है 1.78 दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री को एक साल में कितना बार कंपनी ने रोल ओवर किया सेल्स में और कन्वर्ट किया कैश में, तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लास्ट ईयर ये था 3.40, मतलब इन्वेंट्री को 3.5 गुना तक ये एक साल में टर्नओवर करता था। अभी ये कर रहा है 4.71 टाइम्स, तो इसमें जरा इंप्रूवमेंट दिखा है दोस्तों लास्ट ईयर के कंपैरिजन। लास्ट ईयर था प्राइस अर्निंग रेशियो 7.59 और ये बढ़ के अभी हुआ है 10.31 मार्च 2024 में। तो ये PE रेशियो बढ़ने का मतलब है
कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते जा रहा है, कंपनी का जो प्राइसिंग है वो वैल्यूज, मगर 10.31 को कंफर्टेबल माना जाता है। और रिसेंटली ये है, अभी हम लोग नोट किए थे 12.58, तो प्राइस अर्निंग रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी काफ़ी सस्ते भाव में अवेलेबल हो रहा है। बस मुझे चिंता इस बात का है कंपनी का, जो मार्च लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो फाइनेंशियल डाटा हम लोग देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सारे डाटा जो है जो डिक्लाइनिंग फेज में है, कंपनी को इसमें इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी सारे चीज़ें कंपनी का मुझे सही लग रहा है। मेरे ओपिनियन से कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोलियम रिलेटेड कंपनी है, एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्ट करती है बहुत सारी कंट्रीज़ में। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका है, लास्ट ईयर था 1.85 टाइम्स और अभी है 1.52 टाइम्स, मतलब कि मार्च 2024 में। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो टाइम्स गिरा हुआ है, तो जितना गिरता है उतना ये सस्ता होते जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन कंपनी का काफ़ी सस्ता है, पी रेशियो भी कम है, पीबी रेशियो भी कम है। और अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा मैंने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपसे एनालिसिस किया, कुछ मैंने एक्सपोर्टिंग बताया, इसका प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताया, और कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी का मैंने डिक्लेयर किया, और कंपनी का चेयरमैन कौन है वो भी मैंने बताया आपको डिटेल में, और फाइनेंशियल पिक्चर भी हम लोग को क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों, मैटर को कंक्लूड करते हैं। अब ये पनामा पेट्रो का मैं अपना, देखिए मेरे जितने भी वीडियोज़ है नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं खुद ही एक NISM सर्टिफाइड हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज़ मार्केट का मैंने एग्जाम क्लियर किया है, मगर अभी तक एडवाइजिंग लाइसेंस ना आने की वजह से मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, मगर अपना ओपिनियन मैं ज़रूर दे सकता हूँ आपको, ताकि वो ओपिनियन से आप अपना डिसीजन कर सकते हैं। और बाकी आपको और भी लगता है कि और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए तो अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं दोस्तों। तो अब इसको कंक्लूड करता हूं दोस्तों, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स में। तो इसका स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रहा है, इसका काफ़ी पुराना कंपनी है, 30 से 40 साल पुराना कंपनी है, ये एक ओल्ड लिगेसी ये लेता है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसका काफ़ी बड़ा हथियार है, क्योंकि आने वाले दिन में एनर्जी का काफ़ी क्राइसिस होने वाला है वर्ल्ड वाइड, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डिमांड आने वाले दिन में बढ़ सकता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जितने भी जितने भी देश में ये एक्सपोर्ट करता है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और आने वाले दिन में वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट इसका मैंने पॉजिटिव पॉइंट देखा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो कम है, मतलब डेप्ट काफ़ी कम है, इसका 0.02 है मार्च में, तो डेप्ट को ये मेंटेन कर पा रहा है काफ़ी अच्छी तरह से। इसका दोस्तों दूसरा मैं पॉजिटिव पॉइंट देख रहा हूँ, पी रेशियो और पीबी रेशियो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, काफ़ी कम वैल्यूएशन में अवेलेबल हो रहा है। और वीकनेसेस में देखा जाए तो जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्च 2024 में इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सारे में जो गिरावट दिखा गया है, ये थोड़ा नेगेटिव साइड में लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, इसको थोड़ा कंपनी को इम्प्रूव करना होगा दोस्तों। और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, अपॉर्चुनिटी इसके बहुत सारे हैं, मार्केट काफ़ी बड़ा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और आने वाले दिन में डिमांड भी काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है एनर्जी का डिमांड बढ़ने की वजह से। तो आने वाले दिन में अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए कूट कूट के भरा हुआ है। कंपनी का बस एक कंपनी को करना होगा कि कंपनी का अपना स्ट्रेंथ को, अपना नेट कैश फ्लो को, और वीकनेसेस पार्ट में एक और मैंने मिस किया है, वीकनेस पार्ट में इसका जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है, इसको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कैश फ्लो नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो कंपनी का स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया, वीकनेसेस आपको बताया। अब अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, ये जो 4 पेस्ट, जिसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो पुराना कंपनी होने के कारण से पॉलिटिकल फेवर डेफिनेटली कंपनी के पास होगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी कंपनी को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपका जब भी पेट्रोलियम का बात आता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम का अभी डिमांड है ही है, डिमांड होने की वजह से ये आने वाले दिन में भी डिमांडिंग रह सकता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आई थिंक फेवरेबल ही है, क्योंकि सोसाइटी को डेफिनेटली तेल का आवश्यकता पड़ता है, तो सोसाइटी कभी नहीं चाहेगी तेल का सप्लाई रुके या कुछ हो तेल में, क्योंकि हर किसी को तेल का ज़रूरी पड़ता है अपने व्हीकल्स के लिए। और टेक्नोलॉजिकल कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, तो अपना कंपनी अपना जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें एडवांसमेंट करते जाना चाहिए कंपनी को। यदि पेस्ट, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल यदि फेवर में है तो उसको अपॉर्चुनिटी हम लोग बोलते हैं, यदि फेवर में नहीं है तो चैलेंज। तो आने वाले दिन में
बहुत सारे चैलेंज भी आ सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस में मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक जो आइटम्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ये सारे चीज़ें पेट्रोलियम सेक्टर को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। इसके ऊपर कंपनी को विचार करना होगा, या तो प्रोडक्ट को ये डाइवर्सिफाई करे, इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी ये ध्यान दे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और क्योंकि बाद में इलेक्ट्रिक सेगमेंट का यदि डिमांड बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये चीज़ को कंपनी को ध्यान देना होगा दोस्तों। बाकी कंपनी में मेरे ओपिनियन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना उतना ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छा है, पुराना कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो थोड़ा मार्जिन कम हुआ है, इसको मेंटेन कर ले कंपनी, नेट कैश फ्लो। और आप लोगों को मैं और एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि आपके पास जितना फंड है वो फंड पूरा इसमें ना लगाएं, ये आपका ये कंपनी में, क्योंकि कंपनी फंड को डाइवर्सिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कभी क्या होता है, मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 10-10 हज़ार करके आप 10 कंपनी लेंगे, एक कंपनी को कुछ भी हो जाता है तो आपका बाकी कंपनी सेफ रहते हैं दोस्तों, बाकी कंपनी में आपका पैसा सेफ रहता है। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फ्यूचर में भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक चांसेस है दोस्तों, पॉसिबिलिटी और उम्मीद मुझे काफ़ी है ये कंपनी से। तो इसमें आप इन्वेस्ट करके जा सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मगर आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं और अपना डिसीजन आप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इतना पाने के बाद। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।